वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आजम ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और फिर वह दंग रह गया, क्योंकि रब्बो ने बातें करते करते अचानक उसके गाल पर एक चपत रसीद की और उसके बालों की लटें उंगलियों में लेकर पेशानी से हटा दी। आजम को हया सी महसूस हुई। यह रब्बो तो बहुत ही बेशर्म है। और फिर उस वक्त तो बेशर्मी की इंतहा हो गई जब रब्बो रफ्तगी में नैतिक सीमाओं से एक कदम और आगे बढ़ गई। उसे न जाने क्या हुआ कि उसने चलते चलते आजम को सीने से लगाकर चटाख पटाख कर बोसे ले लिए। रब्बो के बदन में नामालूम क्या था जो उसका अंग अंग सरशार कर गया। उसने आज तक किसी औरत को इस तरह महसूस नहीं किया था। वह लरज गया। रब्बो ने तो उसके सारे जिस्म में सनसनी पैदा कर दी थी। जब रब्बो चली गई तो देर तक एक जर्रामेज कैफियत तारी रही। रब्बो का मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसके शर्म ओ हया से अलहवाला तौर तरीक उसे देर तक लुत्फ अंदोज और हलकान करते रहे। उसके जी में आया कि वह आगरा न जाए बल्कि यहीं रब्बो की हजूरी में जिंदगी गुजार दे, लेकिन फिर यह सोचकर मरघूम हो गया कि रब्बो की हजूरी में जिंदगी गुजारने का मतलब हकीकत में कितना शर्मनाक है। लोग उसे क्या कहेंगे? रब्बो का यार, उसकी अजमत फरोशी की दुकान का व्यापारी ताजिर। उसके जी में आया कि उसी वक्त यह सराय छोड़कर चुपचाप आगरा रवाना हो जाए और चलते वक्त किसी तरह रब्बो की अशरफियां भी वापस कर दे। मगर यह सोचकर कि आगरा में खाली हाथ किस तरह जिंदगी गुजारेगा, उस रात गजब की सर्दी थी। आजम पूरी तरह तैयार होकर रब्बो का इंतजार कर रहा था। जब रब्बो बनी संवरी कयामत बनी पहुंची तो वह कुछ कपकपा रहा था। रब्बो ने अपनी शॉल उतारकर उसके हवाले कर दी। आजम को कबूल करने में तहम्मुल हुआ। उसने पूछा, यह अगर आप मुझे दे देंगी तो खुद क्या ओढ़ेंगी? आपको भी तो सर्दी लगेगी। रब्बो ने शोखी से कहा, मैं तुम्हारा ख्याल दिल में ले आऊंगी। फिर कहने लगी, खूब, सुभान अल्लाह। अब तक तो मैं यह समझ रही थी कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम्हें भी मेरी फिक्र है। खुदा खैर करे। वह नफरती कहखा बिखेरने लगी। आजम ने झट से जवाब दिया, मैं गरीब उल वतन बेसहारा और बेयारो मददगार मुसाफिर भी। अपने इस जज्बाती ख्याल पर अमल करने से बाज रहा। मैं भला आपकी क्या फिक्र कर सकता हूँ? रब्बो वापस जाती हुई बोली, इस कदर मासूमियत का इजहार न करो। मैं अभी आती हूँ, तुम चलने के लिए तैयार रहना। वह चली गई और आजम इस अजीब और गरीब और हंगामा खेज औरत के बारे में यह सोचने लगा कि क्या कोई रंडी किसी मर्द से बेखलूस मोहब्बत कर सकती है? नहीं, यह नामुमकिन है। रंडी और बेखलूस मोहब्बत दो मुतजाद चीजें हैं। रब्बो वापस आ गई। उसने एक दूसरी सुर्ख शॉल ओढ़ रखी थी। कोठरी के बाहर घोड़ा गाड़ी उनकी मुंतजिर थी। दोनों उसमें बैठ गए और गाड़ी सराय के बड़े फाटक की तरफ रवाना हो गई। सराय के फाटक के ऊपर एक बारादरी थी। इस बारादरी के आसपास जो कमरे थे उनमें उम्रा कयाम करते थे। यहाँ की शानो शौकत ही कुछ और थी। बारादरी का हाल हर किस्म की मौसीकी के काम आता था। यहाँ ठहरने वाले उम्रा सराय की पेशावर औरतों के जाना मायूब समझते थे। उनकी ख्वाहिश और हुक्म पर नाचने गाने और तफरीह व तबाह के असबाब मुहैया करने वाली औरतें यहीं पहुंचा दी जाती थीं। रब्बो की घोड़ा गाड़ी भी वहीं जा रही थी। रास्ते में रब्बो कहने लगी, आज शायद तुम्हारी किस्मत जाग जाए। आजम ने पूछा, वह किस तरह? रब्बो ने जवाब दिया, हम जहां जा रहे हैं वहां कुछ ऐसे आदमियों से भी मुलाकात होगी जो आगरा जाने वाले हैं और मुगल दरबार में असर और रसूख के हामिल हैं। आजम इस खबर से बहुत खुश हुआ। उसने अपने दिल में कांटे की तरह चुभने वाला एक सवाल बिना सोचे समझे उगल दिया। उनसे मेरा तारुफ किस तरह और किस हैसियत से कराया जाएगा? रब्बो उसकी अंदरूनी खलिश भांप गई। उसके चेहरे पर एक रंग उभरा और उसने अपने दिल पर जब्त की सिल रखकर जवाब दिया, तारुफ किस तरह का होगा यह तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। बस यह यकीन तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत आबरू पर कोई हर्फ नहीं आने दिया जाएगा। तुम एक रंडी के साथ जा रहे हो, मगर वह एक औरत भी है। आजम चुप हो गया। रब्बो भी कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी फाटक के अंदर पहुंचकर रुक गई। रब्बो नीचे उतरी और आजम को लेकर खटखट ऊपर चढ़ने लगी।
ऊपर की 12 दरी का आलम ही कुछ और था। उसे खूब अच्छे से सजाया गया था। जगह जगह गुलदस्ते रखकर चिपकिस्तान किसी कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई थी। उनमें पाम के बड़े बड़े पेड़ वाले गुलदस्ते भी मौजूद थे। 12 दरी के तारीखी हॉल में लंबी चौड़ी दरियां और उन पर चांदनियां बिछाई हुई थीं, और गांव तक ये भी बड़े करीने से जगह जगह रखे हुए थे। रब्बो बड़ी मस्ताना चाल से तमाशाइयों के दिल रौंदती हुई आगे बढ़ गई। वह नजरों ही नजरों में किसी को तलाश कर रही थी, लेकिन लोग उसे देखने में महव थे। एक दूरंदेश बुजुर्ग जरा आगे बढ़े और फरमाने लगे, अरे राबिया बेगम, तुम कहां थीं? हम देर से तुम्हारे मुंतजिर हैं। 12 दरी के किनारों पर कुछ मेजें पड़ी थीं, जिन पर सागर और मीना की बारात लगी हुई थी। कुछ लोग गम हल्का करने में मशगूल थे। जैसे ही रब्बो और आजम दाखिल हुए, सबकी नजरें उनकी तरफ उठ गईं। इसके बाद उन्होंने आजम को शक और नाखुशी से देखा। रब्बो ने फर्द अकीदत से उनके हाथों को बोसा दिया और बोली, हजरत, बंदी आप ही को तलाश कर रही थी। जनाब, कब तक यहां तशरीफ फरमा रहेंगे? फिर आजम से उनका तारुफ कराया। आजम मियां, इनसे मिलो। हजरत जैन शाह अबुल फजल, वजीर दौलत मुगलिया भी इनकी बेइंतहा इज्जत करता है। जैन शाह ने आजम को देखा और नजरअंदाज कर दिया। फिर रब्बो को देखते हुए फरमाया, जब हम इधर उधर से गुजरते हैं, तुम्हारी जात हमें यहां ठहरने पर मजबूर कर देती है। अब कि हम कम अज कम 1 हफ्ते तो जरूर कयाम करेंगे। रब्बो और ज्यादा बिछ गई और बोली, हजरत, शाह साहब ने सदरगाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो वहां बैठकर बातें करते हैं। तुम इनकी सिफारिश करती हो तो इनके लिए जरूर कुछ न कुछ किया जाएगा। हमने तुम्हारी कोई बात कभी मुस्तरद की है? यह नौजवान बहुत परेशान है। इसके अजीजों ने इसे बहुत सताया है और यह उनसे तंग आकर बेसरो सामानी की हालत में घर से निकल पड़ा। आगरा जा रहा था। इसके बाद रब्बो ने आजम की पूरी दास्तान शाह साहब के गोशे गुजार कर दी। आखिर में बोली, बंदी की दरख्वास्त है कि हजरत, इसके हाल पर करम फरमाकर इसे आगरा में किसी खिदमत पर लगवा दें। अयान बंदा परवरी और कनीज नवाजी होगी। यह बहुत मुस्तैद, जहीन और तालीम याफ्ता नौजवान है। आपकी इनायत रही तो कुछ कर गुजरेगा। हाजरीन मजलिस में से हर शख्स शाह साहब को देखकर आगे बढ़ता, मुसाफा करता, हाथ चूमता और फिर अपने हाथ सीने पर फेर लेता। शाह साहब हाजरीन मजलिस को दस्तबोसी की सादत से नवाजते हुए सदर नशीन हो गए। रब्बो भी उनके सामने मोअतबराना बैठ गई और रब्बो के बराबर जरा हटकर आजम बैठ गया। शाह साहब ने रब्बो का हाथ पकड़ लिया और हुक्म दिया, तुम्हारी जगह वह नहीं है, यह है। यहां आओ, तुम मेरे पहलू में बैठो। राबिया बेगम, हम तुम्हें और तुम्हारा फन ही तो देखने आते हैं। यहां तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए थे? शाह साहब ने फौरन इरशाद फरमाया, राबिया बेगम, अल्लाह चूंकि खुद हसीन है, इसीलिए जमाल को पसंद फरमाता है। यही हाल इस आजिज का है कि जहां हुस्न नजर आता है, वहां दीवानावार खिंचा चला जाता है। यह कहकर उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरकर कल्बी तस्कीन का इजहार किया। फिर अचानक शाह साहब आजम से मुखातिब हुए, क्यों मियां साहबजादे, तुम किस फन में ताका हो? किस जगह के लिए मौजू हो सकते हो? रब्बो ने बात काट दी और बोली। शाह साहब ने इस तरह हाफिजे पर जोर दिया कि दोनों आंखें बंद हो गईं। इन्हें किसी अमीर की जस्ट में लिखवा दें, ये वहां बहुत कुछ सीख लेंगे। बात तो आपकी पहुंच की होती है। अच्छे हल्के से आप इन्हें मुतारिफ करा देंगे तो इनकी जिंदगी संवर जाएगी। आजम ने जवाब दिया, जनाबे वाला, मुझे नहीं मालूम कि मैं किस जगह के लिए मौजूद रहूंगा। वैसे शेर व शायरी का मुझे बेइंतहा शौक रहा है। और फिर उन्होंने तसव्वुर के आलम में दरबारियों और अपने मुरिदों के मुताल्लिक गौर किया। इसके बाद आंखें खोल दी और आजम की तरफ इशारा करके रब्बो से कहा, एक निहायत मुनासिब और माकूल जगह है, लेकिन मालूम नहीं ये उसे पसंद करेंगे या नहीं। रब्बो ने जवाब दिया, ये पसंद करें या न करें, अगर मैंने वो जगह पसंद कर ली तो ये भी पसंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इरशाद तो फरमाइए। शाह साहिब ने कहा, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हम जमीन पर अपना खलीफा भेजेंगे। चुनांचे इंसान को इस जमीन की खिलाफत अता फरमाई गई है। इस सरजमीन के जुमला इंसान खलीफा अर्श बनने की सलाहियतों से यकसर महरूम हैं, और खुदा ताला का खलीफा फिल अर्श का इरशाद किसी खास शख्स के लिए है। वो खास शख्स
जो इस खित्ते अर्श का खलीफा हो सकता है। हजरत जलालुद्दीन अकबर शहंशाह ए हिंद के सिवा कोई नहीं हो सकता। रबो और दूसरे बाज लोगों पर शाह साहिब की इस तकरीर ने बड़ा असर डाला और उनकी जुबान से बेसाख्ता वाह वाह सुभान अल्लाह के कलिमात निकल गए। लेकिन अज़म पर शाह साहिब के तकल्लुफात, मुसाखबत और दरबारदारी का साया नहीं पड़ा था, इसलिए उसे शाह साहिब की बातें अच्छी नहीं लगीं। लेकिन मसलहत उसकी जुबान पर ताला डाले रही। शाह साहिब ने दाद तलब नजरों से इधर उधर देखा। इसके बाद अज़म से कहा, मियां साहबजादे, हम तुम्हें एक तरकीब बताएंगे। अगर तुमने इस पर अमल किया तो हमें यकीन है कि तुम बिलाशुबहा एक बड़े आदमी बन जाओगे। सिर्फ फिक्र का मामला है, फिक्र का रुख बदल दो, जिंदगी मुसरत से गुजरेगी। अज़म ने सरापा एहतमाम होकर कहा, यह खाकसार जनाब की हर तजवीज और हर मशवरे पर अमल करने के लिए तैयार है। शाह साहिब ने तीखी नजरों से रबो को देखा और मुस्कुराकर फरमाया, अच्छा तो फिर यहां से फरागत के बाद बात हो जाएगी। फिर रबो से पूछा, अरे रबो, दोनों कहां हैं? छम्मी और शम्मी। रबो ने हाथ बांधकर अर्ज किया, बंदा परवर, बस आने ही वाली हैं। थोड़ी देर बाद छम्मी और शम्मी भी आ गईं और महफिल में जान पड़ गई। सबसे पहले उन्होंने शाह साहिब के हाथों को बोसा दिया और सलाम किया। शाह साहिब ने शफकत से दोनों के सरों पर हाथ फेरा और सरशार नजरों से उनके हुस्न और जमाल का जायजा लिया। थोड़ी देर बाद शाह साहिब ने हुक्म दिया, छम्मी और शम्मी गौतमी ने फन में ताक किया होगा। उनके दिलनवाज चेहरे देखकर हम मुतासिर हुए। फिर रक्स का हुक्म हुआ। छम्मी और शम्मी ने रक्स शुरू कर दिया। शबाब और नगमों की यकजाई ने पूरी महफिल को मस्तो सरशार कर दिया। शाह साहिब पर वज्द की कैफियत तारी हो गई, जमने लगे। कभी कभी बेसाख्ता रबो का हाथ अपने हाथ में ले लेते और बड़ी मोहब्बत और गर्मजोशी से मसलने लगते। अज़म उनसे रकाबत महसूस करने लगा और रबो दीदा निगाहों से अज़म की बेचैनी और इज़्तिराब महसूस करती रही। महफिल के लोग बेकाबू होने लगे। छम्मी और शम्मी के अलावा भी कुछ लड़कियां अपने नाच गाने से महफिल को महफूज कर रही थीं। इसी आलम में शाह साहिब ने फरमाया, मियां बरखुरदार, मौसीकी रूह की गड़ी जाए। मुमकिन है तुम ये सोचो कि मौसीकी इस्लाम में हराम है, फिर हम क्यों इतने एहतमाम और इन्हिमाक से इसे सुन रहे हैं? तो सुनो बरादर अजीज, जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान तशरीफ लाए और यहाँ की हिंदू कौम के मिजाज और आदात पर गौर किया तो मालूम हुआ कि इस कौम को मौसीकी का बड़ा शौक है और भजन इसकी इबादत में दाखिल है। ख्वाजा गरीब नवाज ने दीनी तबलीग के लिए मौसीकी जायज करार दी और हिंदुस्तान में कव्वाली का रिवाज हुआ। हम भी मौसीकी को इसीलिए पसंद करते हैं कि ये रूह की गर्जा होने के साथ ही दिल में आतिश शौक भड़काने का एक जरिया भी है। दुनिया का ये रुख अज़म ने पहले कभी नहीं देखा था। इस्लाम के जाबितों की ये तशरीह भी उसने पहली बार सुनी थी। फिर जब महफिल रक्स और मौसीकी में डूबने लगी तो उसने लगावटों के हयासोज इशारे किनाए देखे। सामाइन पर वज्द की कैफियत तारी हो गई। शाह साहिब थोड़ी देर बैठकर खलवत में चले गए। रबो भी शाह साहिब के साथ खलवत में चली गई। अज़म तन्हा रह गया, लेकिन ये तन्हाई ज्यादा देर नहीं रही। तकरीबन 1 घंटे बाद रबो वापस आ गई। अज़म ने पहली ही नजर में महसूस कर लिया कि अब उसमें वो आबो ताब बाकी नहीं रही जो खलवत में जाने से पहले थी। रात के पिछले पहर एक नए हंगामे का आगाज हुआ। लोगों ने मैनोशी शुरू कर दी। नाचने गाने वाली हसीनाएं साखी गरी करने लगीं। साहिब-ए इस्तियाद हजरात ने मैनोशों की रानों पर सर रख दिए और मस्त ओ सरशार निगाहें उनके हसीन और खूबसूरत चेहरों पर गाड़ दी। हाथ शोखी पर उतर आए। कुछ ने उन नाजुक अंदामों के चेहरे हाथों में ले लिए और होंठों के जरिए प्यार और मोहब्बत के पैगाम रसानी शुरू कर दी। रबो हैरत अंगेज निगाहों से अज़म की हैजानी कैफियत का जायजा ले रही थी। अज़म मुतजाद कैफियतों का शिकार था। छम्मी और शम्मी अपनी माँ के सामने अपने आशनाओं से हम आगोश होकर बोसा ओ किनार में मशगूल थीं। अज़म को शर्म आ रही थी, लेकिन शर्म के साथ साथ दिल में एक हैजान भी बरपा था। जज्बात सरकशी पर आमादा थे। इसी आलम में एक 45-50 साल का पस्ता कद
सांवली रंगत और घटे हुए जिस्म का मस्त सरशार आदमी रब्बो की तरफ बढ़ा और उसने रब्बो का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। बोला, साहिल पर बैठी क्या कर रही हो जानमन? इधर आओ मेरी आगोश में। क्या तुम्हारे सीने में मदोजजर नहीं उठ रहे? आओ हम दोनों भी अपनी कश्तियां खोलें। रब्बो ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया, लेकिन अगले ही पल उस शख्स ने फिर से रब्बो की कलाई पकड़ ली। रब्बो ने जब बचने का कोई उपाय न देखा तो उसने बेरहमी से उसके होंठ काट लिए। उसने तिल मिलाकर रब्बो को छोड़ दिया। रब्बो वापस आजम के पास आ गई और कहने लगी, आजम, मुझे इस वहशी से बचाओ। आजम तनकर खड़ा हो गया। उस शख्स ने अपनी जेब में हाथ डाला और 2 अशर्फियां निकालकर रब्बो की तरफ फेंक दी और लड़खड़ाती आवाज में बोला, यह सिर्फ बयाना है, 3 बाद में कहोगी तो हाजिर कर दी जाएंगी। उसने इतनी जोर से रब्बो को अपनी तरफ खींचा कि वह एक गुड़िया की तरह खींचकर उसके सीने से जा लगी। रब्बो ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने उसे मजबूती से जकड़ लिया और उसके होंठ रब्बो के होंठों से चिपक गए। आजम ने उसे डांटते हुए कहा, बदकार, दूर रह, पास मत आना, वरना तेरा भेजा पाश पाश कर दूंगा। शराबी ऐसी आवाज में हंसा जैसे प्याली में शराब उंडेली जा रही हो। तू कौन है दलाल? अपना हक तो भी ले सकता है। यह कहकर उसने कुछ सिक्के आजम की तरफ उछाल दिए। रब्बो ने आजम से चिपककर उस शख्स से पीछा छुड़ाना चाहा। जब यह दोनों गुत्थम गुत्था एक दूसरे से हम आगोश लड़खड़ाते कदमों से कमरे की तरफ जाने लगे तो उस शख्स ने एक जोरदार कहका लगाया और तंजन कहा, अच्छा जी, तो पहले तुम ही सही, हम बाद में भुगत लेंगे। रब्बो का गर्म गर्म गुदाज बदन आजम के जिस्म से चिपक गया तो उसकी हालत गैर होने लगी। रब्बो ने आजम को एक कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा, आओ हम दोनों इस कमरे में चलकर इस मुआसी से निजात हासिल कर लें। यहां मौजूद रहे तो यह इसी तरह सताता रहेगा। आजम के कानों में उसकी यह आवाज पिघले हुए शीशे की तरह उतर गई। अंदर पहुंचकर रब्बो एक पलंग पर गिर गई और आजम को खींचकर पास बिठा लिया। उसके सीने का मदोजजर साफ बता रहा था कि सख्त तूफान आया हुआ है और अब किसी भी लम्हे आजम की नेक नफसी हवश की तरह बह जाएगी। रब्बो नशीली नजरों से आजम को देखती रही और फिर ख्वाबीदा लहजे में बोली, आजम, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आजम ने एक बच्चे की तरह सादगी से जवाब दिया, अच्छा? रब्बो ने आजम का हाथ पकड़ लिया और बोली, आजम, मैं तुमसे बड़ी हूं ना? हाँ। तुम मुझसे छोटे हो ना? हाँ। वह धीरे धीरे आजम का हाथ सहलाने लगी। तुम बेसरो सामान और बेयारो मददगार भी हो ना? हाँ। रब्बो ने आगे कहा, आजम, बाहर जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ गलत है ना? आजम ने झिझकते हुए जवाब दिया, गुनाह है। रब्बो ने उसे खींचकर अपने आप पर गिरा लिया। गुनाह कोई चीज नहीं होती, अहमक, यह तो फितरी तकाजे हैं। बोलो मियां, अपने शाह साहब भी तखलिये में यही कुछ करते हैं। मैं एक जमाने तक उनके साथ रही हूँ, उनसे कुछ यादें भी वाबस्ता हैं। सोचती हूँ तो हैरत होती है। आजम का सब्र जब्त रुखसत होने लगा। उसके पाये एहतियात में लर्जिश आ गई। रब्बो ने आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया और जज्बाती आवाज में बोली, आजम, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं शरीफजादी भी नहीं हूँ और अखलाकी सदबंदियां भी मेरे लिए कुछ हैसियत नहीं रखती। जो ख्वाहिश जब भी पैदा होती है बेरोक टोक और बेखौफ उसे मिटा लेती हूँ। न जाने क्यों तुम मुझे अच्छे लगे हो, पता नहीं, बस अच्छे लगे। इसके बाद उसने आजम को हुक्म दिया, मेरे रुखसार चूमो, मेरी पेशानी के बौसे लो। अज़म, मेरे सीने में अपना चेहरा छिपा लो, फिर मैं जी भर के रहूंगी। और अज़म ने एक फरमाबदार खादम की तरह इन ख्वाहिशों की तकमील की। उसने अज खुद रफ्ता होकर रबों से इजहार जुनून किया और वह यहां तक बेकाबू हुआ कि जिस बात का उसे हुक्म न मिला था वह भी अपनी ख्वाहिश को अंजाम देना चाहता था। उसके दोनों हाथ रबों को अधेड़ने और उसका बदन बेनकाब करने में लगे हुए थे कि रबो अचानक तड़पकर अलग हो गई। उसने अज़म को एक तरफ धकेल दिया और बोली, बस जनाब, बहुत हो गया, अब यह खेल खत्म हो जाना चाहिए। तुम भी उन्हीं मर्दों की तरह नजर आते हो। अज़म ने अपने जज्बात पर काबू पाने की बेहद कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। वह एक बार फिर रबो पर चिपटा लेकिन रबो
अब होश में आ चुकी थी। उसने अजम की हर जारिहाना हरकत नाकाम बना दी। उसकी तिवोरियों पर बल पड़ गए। वह कहने लगी, अजम तुम आगरे जा रहे हो। तुम्हें अपनी जिंदगी और अपनी मां के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अगर तुम आगरे में भी वक्त, हालात और वक्ती खुशियों और हंगामी लज्जतों के शिकार हो गए तो फिर तुम क्या करोगे? वहां बड़े जाल बिछे हुए हैं। तुम्हें अपनी अखलाकी हदों से तवज्जो नहीं करनी चाहिए। अजम मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी आदतें खराब हो जाएंगी। तुम खराब हो जाओगे। अजम पर कोई दौर सा पड़ गया। उसने जोश में आके रबो के कपड़े नोच डालने चाहे। उसने जज्बात से मगलूब आवाज में कहा, रबो तुमने मुझे 50 अशरफियां कर्ज दी हैं। क्या यह मुमकिन नहीं है कि इस वक्त तुम अपना बदन भी मुझे कर्ज दे दो? मैं वादा करता हूं कि मैं यह कर्ज भी अदा कर दूंगा। रबो ने गुस्से में उसे धकेल दिया और मुश्तल होकर बोली, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें पनाह दी है और बुराइयों से बचाना चाहती हूं, और तुम हो कि इस कुएं में गिरने के लिए बेचैन हुए जा रहे हो। अजम का जुनून कम होने लगा। रबो अपने कपड़े दुरुस्त करने लगी। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रहा था। वह एक बार फिर अजम को सख्त बातें सुनाने लगी। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी पेशानी पर कोई दाग न लगे, लेकिन तुम अपना किरदार दागदार करने पर तले हुए हो। क्यों? इसी पल छमी और शमी नशे में चूर लड़खड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। उनसे मालूम हुआ कि आज की महफिल का वक्त खत्म हो चुका है, कि कहीं कुतवालियां ना आ जाएं। रबो ने अजम से कुछ और कहना चाहा, लेकिन कुछ कहने की बजाय अपनी बेटियों की तरफ बढ़ी और उनकी सतरपोशी करने लगी। जब जज्बात की चढ़ी हुई नदी उतर गई तो अजम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मसारी से सोचा कि शायद अब रबो उससे किनारा कश हो जाएगी और शाह साहब से की हुई सिफारिश वापस ले लेगी। रबो ने दोनों लड़कियों को सहारा देकर नीचे ले जाते हुए बड़ी सर्द मर्जी के साथ अजम से कहा, जरा सहारा दो और इन्हें नीचे बगी तक ले चलो। अजम ने एक लड़की को सहारा दिया और इस तरह चारों नीचे पहुंच गए। कोचवान तैयार बैठा था। ये लोग बैठे और गाड़ी चल दी। रास्ते में मालूम नहीं रबो पर क्या दौर पड़ गया कि वह आंसुओं से रोने लगी। उसने अजम के सीने से सर टिका दिया और सिसकियां ले लेकर तारीफ किया। अजम मेरी जान, एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो सकते हो?